उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का विरोध तेज होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि रिजवी ने कुरान में से 26 आयतों को हटाने की मांग की है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रिजवी के समर्थन में संघ की विचारधारा से जुड़े लोग आ गए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि रिजवी किसी के इशारे पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। रिजवी के खिलाफ बरेली के कोतवाली पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेलंगाना, कश्मीर सहित कई अन्य राज्यों में भी रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं और कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इस मामले में रिजवी का कहना है कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जिनसे इंसान को दूसरों से अलग होने और दूसरों का कत्ल करने की छूट देने की शिक्षा मिलती है। रिजवी का कहना है कि उन्होंने इस बारे में 57 मुस्लिम संगठनों को पत्र भी लिखा था कि वे इन 26 आयतों के बारे में अपने विचार दें। उन्होंने कहा कि इन 26 आयतों को पढ़ने के बाद शख्स कट्टरपंथी हो जाता है। रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। रिजवी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि एक तरफ वो अकेले हैं और दूसरी तरफ पूरी इस्लामिक दुनिया है। उन्होंने कहा, मैं इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ूंगा और मुझे लगेगा कि मैं हार रहा हूं तो आत्महत्या कर लूंगा। बता दें, वहाबी मुसलमानों के बड़े इस्लामिक इदारे दारुल उलूम देवबंद, बरेलवी मुसलमानों के इदारे दरगाह आला हजरत की ओर से रिजवी के इस बयान की मजम्मत यानी आलोचना की गई है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने मांग की है कि वसीम रिजवी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम संगठन शियाने हैदर ए कर्रार ने भी रिजवी के बयान की निंदा की है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने इस मामले पर एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि रिजवी समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रिजवी ने आजम खान के साथ मिलकर वक्फ की कई प्रॉपर्टियों का गबन किया है। उन्होंने कहा कि कुरान मुकद्दस है और इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। तो शाहनवाज हुसैन ने भी रिजवी का विरोध किया है। हालांकि रिजवी के समर्थन में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग खुलकर सामने आ गए, खासतौर से जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, और इन लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग मैं_वसीम_रिजवी के _7_ हूं ट्रेंड कराया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि रिजवी को सुरक्षा देने की जरूरत है क्योंकि वे पक्के राष्ट्रवादी हैं। तो कायदे से इस मसले को कोई तूल नहीं देना चाहिए था। मुस्लिम समुदाय को भी चुपचाप बैठना चाहिए था। ये एक निजी स्वतंत्रता का भी मामला है कि आप अगर किसी भी धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है जिसको लेकर हर साल मनुस्मृति जलाई जाती है, जिसको एक समुदाय हिंदुओं का बड़ा पवित्र ग्रंथ मानता है, उसका विरोध किया जाता है। उसको लेकर जाति व्यवस्था को लेकर जो भी शास्त्रों में लिखा है या स्त्रियों के विरोध में जो चीज़ें लिखी गई हैं, दूसरे धर्मों के विरोध में लिखी गई हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका विरोध हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग करते रहते हैं। और यही अगर दूसरे धर्मों के लोग भी इस आलोचना के लिए खुले रहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इतनी उदारता, इतना खुलापन हर धर्म में होना चाहिए कि वो एक तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके। अब ये अगर वो आयतें लेकर कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा, जांचेगा, फैसला करेगा, उसका इंतजार करना चाहिए। आप अपने धर्म के प्रति अगर पाबंद हैं और आपको अपने शास्त्रों पर भरोसा है तो आप उस पर बंधे रहिए, आप उस पर काम कीजिए। लेकिन हर धर्म, हर शास्त्र में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी जमाने में लिखी गई थी और उनका महत्व आज नहीं है या उनका अर्थ आज गलत निकलता है और उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें इन वर्तमान मौजूदा संदर्भों में हर शास्त्र की, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कुरान की बात कर रहा हूँ, ना गीता की कर रहा हूँ, ना पुराण की कर रहा हूँ, ना बाइबल की कर रहा हूँ और ना ही मनुस्मृति की कर रहा हूँ। तमाम ग्रंथों में जो पहले लिखे गए हैं वो उस जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है तो अपने नजरिए को बदलते हुए नए जमाने के हिसाब से सोचिए और रिएक्ट कीजिए। एक प्रतिक्रियावादी ढंग से उग्र मत होइए। वसीम रिजवी के हिलाने से आपके धर्म को कोई खतरा नहीं होगा, उनकी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर पड़ सकता है, पड़ता है, तब तो फिर आप मान लीजिए कि आपका धर्म बहुत कमजोर है। इसलिए उपेक्षा करना, नजरअंदाज करना ज्यादा बेहतर रणनीति है, बजाय इसके कि आलोचना, हत्या के फतवे जारी करना वगैरह वगैरह। इससे बचना चाहिए और चुपचाप अपने, अगर आपको धर्म विश्वास है तो अपने धार्मिक कार्यों में
दूसरों की मदद के परोपकार के कार्यों में जुटिए, समाज में बेहतर स्थिति बने, उसके लिए प्रयासरत रहिए। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से विस्फोटक मिलने के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस स्कॉर्पियो कार से 25 फरवरी की रात को विस्फोटक बरामद हुए थे, वो कार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड सचिन वाजे के ही पास थी। एनआईए के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि स्कॉर्पियो कार कभी चोरी ही नहीं हुई थी। दरअसल कार के मालिक मनसुख हिरेन 18 फरवरी को किसी काम से ठाणे से मुंबई आ रहे थे, तभी अचानक उनकी कार का स्टीयरिंग विक्रोली हाईवे के पास जाम हो गया। मनसुख अपनी कार को साइड में हाईवे पर ही लगाकर ओला कार के जरिए मुंबई के लिए निकल पड़े। ओला कार के ड्राइवर ने एनआईए को यह भी बताया कि पहले तो मनसुख ने विक्रोली से क्रॉफर्ड मार्केट के लिए गाड़ी बुक की थी, लेकिन रास्ते में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और गाड़ी सीएसटी स्टेशन पर ले जाने को कहा। इस बीच मनसुख लगातार किसी व्यक्ति से फोन पर सर कह के बात कर रहे थे और कार की चाबी उस शख्स को देने की बात चल रही थी। इसका खुलासा ओला ड्राइवर ने एनआईए की पूछताछ में किया है। क्रॉफर्ड मार्केट में ही मुंबई क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, जिसमें सचिन वाजे बैठते थे। एनआईए को जांच में यह भी पता चला है कि विक्रोली में खड़ी स्कॉर्पियो को उसकी ओरिजिनल चाबी से ही खोला गया था। उसके बाद कार को खुद सचिन वाजे ही ड्राइव करके ठाणे स्थित अपने घर ले गए थे, क्योंकि सचिन वाजे की सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई होगी। इसलिए सचिन वाजे ने क्राइम ब्रांच के ही अपने जूनियर अफसर एपीआई रियाजुद्दीन काजी को अपनी सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को लेने की जिम्मेदारी दी। काजी ने वाजे की सोसाइटी को 17 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी और मामले की जांच के बहाने सोसाइटी से सीसीटीवी के पूरे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को देने को कहा। इसके बाद सोसाइटी ने सीसीटीवी के तमाम रिकॉर्ड काजी को दे दिए। एनआईए की शुरुआती जांच में पता चला है कि काजी ने इमारत की सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया है और सोसाइटी की डीवीआर को भी नहीं लौटाया है। इससे इस केस में सचिन वाजे के साथ एपीआई काजी की भी मिलीभगत सामने आ रही है। एनआईए को इस केस में एक और लीड मिली है। जिस दिन स्कॉर्पियो कार को विस्फोटक के साथ अंबानी के घर के पास पार किया गया था, उसी रात को एक व्यक्ति पीपीई किट पहने हुए इस इलाके में घूमता हुआ नजर आया था। एनआईए के अधिकारियों को अंदेशा कि हो सकता है कि सचिन वाजे ही पीपीई किट पहनकर स्कॉर्पियो कार को देखने के लिए वहां पर गए हों। एनआईए इसकी भी जांच में जुटी हुई है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मीडिया ट्रायल का केस बन रहा है। अव्वल तो यह है कि ये सारी खबरें कौन दे रहा है, एनआईए खबरें क्यों लीक कर रही है, उसका क्या मकसद है, इन खबरों को क्या उसे लीक करना चाहिए, क्या इसको सार्वजनिक करना चाहिए। अभी जांच चल ही रही है और आप जांच के जो भी थोड़े बहुत सूत्र मिल रहे हैं उनको आप यूं ही बांट रहे हैं और एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि सचिन वाजे गुनहगार है, उसने ये सारा क्राइम किया है और ये एक पूरे एजेंडे के तहत ऐसा लगता है एनआईए काम कर रहा है। तो ये पहले भी दूसरे मामलों में भी हुआ है। इस तरह से काम करने से मीडिया भी प्रभावित होता है और वो मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है, जिसमें अब सचिन वाजे की को अपराधी करार दिया जाएगा, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, जैसा कि हम ज़्यादा प्राइम टाइम के डिबेट शोज में देखते हैं, जो कि न्याय के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। तो न्याय को अपने ढंग से काम करना चाहिए, जो जांच एजेंसियां उनको अपने ढंग से काम करना चाहिए। जांच एजेंसियों ने जो भी लीक किए हैं, अभी किसी को पता नहीं कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, क्योंकि एनआईए एक खास पूर्वाग्रह दुराग्रह से प्रेरित होकर इस पूरे मामले में उतरी है। इसलिए हमें उसे शक की नज़र से देखना चाहिए और एनआईए का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी यही कहता है कि ये एजेंसी अब स्वतंत्र नहीं है, एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। इसलिए निवेदन यह है कि इस मामले पर अभी अपनी कोई राय न बनाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।